तो हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर। ओके, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो मोल की कहानी आगे चल रही थी उसको मंजिल की तरफ पहुंचाते हुए, और वो मंजिल हमारी वही 2026 क्रैक। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज संडे था फिर भी ऑफ नहीं रखा, क्योंकि कल परसों थोड़ा पढ़ाई का लेवल बढ़ने वाला है। मेरे को कॉलेज के एग्जाम जो है उसके लिए। लेकिन चलो कोई ना, एक क्वेश्चन कल के लिए रख रखा था मैंने कि जब आगे पढ़ाऊंगा तो बच्चों को पूछूंगा। एक क्वेश्चन है, बोला गया अभिकथन, पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। और जो तर्क है, अभिकथन का जो तर्क है, वो रीजन बता रहा है यह स्थिर अनुपात का नियम है। क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? तो क्या होगा? ये तो पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, ये तो ट्रुथ है। और यह स्थिर अनुपात का नियम है, नहीं। ये किसका है बताओ? द्रव्यमान संरक्षण का। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मैं देखो आज पूरा टाइम कंज्यूम करने के लिए सारी चीजें लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि मोल से आवेश निकाले कैसे। तो मोल से आवेश निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मोल निकालो। मोल कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू बेटा एम। डब्ल्यू क्या है? जो भार प्रायोगिक होता है, और एम कौन सा होता है? जो मोलिकुलर वेट होता है या फिर एटॉमिक वेट, जो भी हो। ठीक है, जो सैद्धांतिक होता है। तो मोल निकाले, उसके साथ उस तत्व परमाणु का आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, हमें सिर्फ उसके परिमाण पर ध्यान देना है। जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर 90 कूलम। ठीक है, और एक मोल में जो आवेश बोला गया है, एक मोल में आवेश जो होगा उससे कहा जाए वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और एक मोल जो होता है वो Na के बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है Na का? Na का मान होता है 6.203 इंटू 10 की पावर 23, जो कि यहाँ पे पुट किया और मल्टीप्लाई किया तो उत्तर कितना आ गया? 9.6352 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब वो भी कुलम में बराबर किया तो कितना आ गया? 96,352। और इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन को नॉर्मल करने के लिए, आसान करने के लिए 96,500 गुलाम रखा गया है। और एक फेरेड बराबर, इसको 1F भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आएगा जब हम आवेश निकालेंगे तो 1F इज इक्वल टू 96,500 गुलाम। ओके, तो ये जो हो गया हमारा बेसिक फंडा। अब इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमें है वो करने होंगे। ठीक है, तो आते हैं बेटा क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मोल हमें दे रखे हैं। मोल, एक मोल है। सभी के लिए, वो सोडियम के लिए भी एक मोल है, मैग्नीशियम के लिए भी एक है, और एल्यूमिनियम के लिए भी एक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसा आवेश में होगा, फेरेड में, देखो फेरेड को एफ से डिनोट किया जाता है। तो सोडियम के ऊपर कितना है? +1 है। ठीक है, तो सोडियम के लिए कितना आवेश होगा? 1F। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है? मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव से मत देखना, सिर्फ उसका परिमाण देखना। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कितना है? आवेश 2 है, तो 2F। क्योंकि इसका मोल कितना है? एक मोल गुणा एक आवेश फेरेड में, 1F आ गया। वही एक मोल गुणा दो आवेश फेरेड में, 2 आ गया। वहीं पे एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, +3 चार्ज है, तो 1 गुणा 3 फेरेड में, 3F आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। ओके बेटा,
अब देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि एक हमें जो टर्न दिया हुआ है एजाइड का, ओके, उसमें पूछा गया है कि पहले तो हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है वो देख लेते हैं कि 3.011 गुणा 10 की पावर 24 आयन है, तो उसको पहले मोल में बदलो। मोल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na से डिविडेशन। तो फिर Na का मान क्या होता है, तो डिवाइडेशन करेंगे तो ये 1/2 आ गया और ये 10 है, कितना आ गया, 5 आ गया मोल। और यहाँ पे देखो 5 मोल आया है, ये इसका मैन आया है एन का। अब हमें आवेश निकालना है, आवेश किस में, एफ में। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, मैंने अभी देखा था, प्लस या नेगेटिव नहीं देखना है, ठीक है। अब चार्ज कितना है, 3 है। मोल कितने हैं, 3 एफ है चार्ज। मोल कितने हैं, 5। तो टोटल आवेश कितना हो गया, 5×3 = 15, 15 एफ, ठीक है। और एक आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये नोट भी मैंने डाल रखा है इसमें कि या तो 1 ग्राम परमाणु दे दिया हो या 1 ग्राम अणु दे दिया हो, ठीक है, या फिर 1 ग्राम सूत्र दिया हो, तो इस सभी को मोल ही होता है, इनको भी मोल ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि 4 ग्राम परमाणु, जो ये ग्राम परमाणु है यही क्या है, मोल है। हीलियम का द्रव्यमान बताओ, तो द्रव्यमान कैसे निकालते हैं कि देखो ये मोल एन है गुणा ये डब्ल्यू का निकालना है, और हीलियम का होता कितना है, हीलियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, देखो एटॉमिक वेट 4 होता है। तो मोल हमें दे रखे हैं वो कितने हैं, 4/W/4। तो यहाँ पे हमें जो वेट निकल के आया वो कितना आएगा, 16 ग्राम, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ओके, तो इसको बेटा थोड़ा ध्यान में रखना। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 7 ग्राम एजाइड है N3 है में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखो जो नाइट्रोजन है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखते हैं तो कितनी होती है, 2, 5। लेकिन देखो इसकी बाहरी तरफ 3 और है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण की है, ठीक है। अगर डोनेट करता तो कितना था, प्लस। डोनेट करता नहीं है। अब देखो पहले तो इसका मोल निकालते हैं, ठीक है। मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया बार 7 होता कितना है, 14 ग्राम। पट्टे किया, नाम एन ए आ गया, तो उत्तर कितना आ गया, Na/2, ठीक है। अब क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कल आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में बताया था, जो मोल है वो लिख दो, ये लिख दिए, थोड़ा उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8। 8 आ गया, 4 बार गया, तो मोल जो आगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो मोलों में क्या आएगी, 4 Na। अब भले अपन 4 × 6.10 की पावर 23 करके देखेंगे तो वही 24 कुछ पॉइंट करके 10 की पावर 23 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके।
अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। हाँ, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इसके में अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, इसको इम्पोर्टेंट डाल। ये जो क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन। तो थोड़ा मैं टाइट कर रख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। ओके, ये मेथड से आप काफी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, तो देखो जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, NH4 का होल थ्राइस है, PO4 में यदि हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं 3.18, तो ऑक्सीजन परमाणु के मोल बताओ, है ना। ऑक्सीजन परमाणु के मोल बताओ। तो अब देखो, NH4 का होल थ्राइस, PO4 है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम अनुपात निकालते हैं। कल भी एक मैंने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था, परमाणु और अणुबल में क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 4 3 12, 12 है। ऑक्सीजन के ओनली 4 ही। तब क्या सरल अनुपात में करेंगे, कितना आएगा, 3:1। अगर ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 0.18 है, तो फिर ऑक्सीजन के कितने होंगे। इसमें अगर हम डिवाइडेशन करेंगे, इसका अनुपात क्या रहना चाहिए, 3:1। तो 3:1 में कैसे करेंगे, इससे डिवाइडेशन करेंगे तो 1.06 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, ऑक्सीजन के जो मोल है वो देखो 3.18 में कितने मोल निकल जाएंगे, 1/3 इंटू 0.18, 3, एक बार 06, 1.06 मोल। ओके, अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। अब नए क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिशत संगठन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है, क्योंकि अब देखो अब मैं परिभाषा लिखाने लग जाऊं कि भाई ये कोई अणु है, उसमें से किसी एक परमाणु का निकालना है, उसको ऊपर रखो और बटे में टोटल पूरे यौगिक का भाग कर दो, मीनिंगलेस हो जाएगा। अब देखो आपको प्रैक्टिस के थ्रू सीधा समझा देता हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल है X3B4 में अगर हमें एक्स का परसेंटेज निकालना है, माना, तो कैसे निकालेंगे कि जो एक्स है उसके कुल कितने परमाणु है, 3 है, तो 3 × एक्स का भार बटे टोटल भार जो यौगिक का, ये एक यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब देखते हैं दूसरे पे, बी का प्रतिशत क्या हो गया, वही 4 बी के परमाणु है, बड़ा बी का भार बटे यौगिक का भार, वही यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बोरॉन और ऑक्सीजन निहित रखने वाले किसी यौगिक है, ठीक है, यौगिक का भार क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बोरॉन और ऑक्सीजन निहित रखने वाले किसी यौगिक के 0.48 नमूने में, 0.48 ग्राम नमूने में 0.198 ग्राम बोरोन है, ठीक है, और 0.288 ऑक्सीजन उपस्थित है, तो यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या होगा। ओके, ठीक है। तो अभी वही जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया वो रिमेम्बर, यौगिक का भार, यौगिक का भार कितना है, यौगिक का भार में दे रखा है 0.48 ग्राम। बोरोन का देख लो, वेट बोरोन का क्या दे रखा है, 0.919 2 ग्राम।
ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 0.8। अब देखो पहले तो इन दोनों को जोड़ो, अगर ये दोनों मिला के जो हम जो हम यहाँ पे गणना कर रहे हैं 0.848 है, वो बरोबर है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर यौगिक में कोई और कंपाउंड है जो निकल गया। देखो जोड़ के देखो, 10, एक गया, हाँ, 10 और 8 18, यहाँ से एक, 3 1 4, वही आ रहा है। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड कहीं नहीं गया। अब देखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो पहले किसका निकाल लेते हैं, उपस्थित यौगिक के प्रतिशत संगठन होंगे, पहले बोरोन का ही निकालते हैं। ठीक है, बोरोन का ही निकालते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और बोरोन मत करना, पहले बोरोन का ही निकले। ठीक है, तो बोरोन का निकालेंगे, बोलो बोरोन का भार कितना है, क्यों बट्टे 0.48 इंटू 10 की पावर इंटू 1000 हो गया, परसेंटेज में है। अब देखो इसको पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, मान लो पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, यहाँ पे जीरो आ गया। अब जीरो हट गया, जीरो को रहने दो। अब देखो, अब अगर ये मान लो अ, जो 480 है इसको 500 तक मान के कर सकते हो उधर, 500 से मानेंगे तो कितना आ गया, 1/5। और ये कितना है, इसको 200 मान लो, तो 5 में ये गया 4, 40%। तो बोरोन कितना आ गया, 40%। और ऑफ कोर्स बात है कि कहीं भी कुछ भी नहीं गया है, तो फिर ऑक्सीजन का कितना होगा, सीधी बात 60%। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। कि अब आते हैं नए क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हुए, ये बहुत अच्छे हैं। आप इस क्वेश्चनों से आप अच्छे से समझोगे, ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन में टिपिकल कर देते हैं, लेकिन आपको डाटा हमेशा के लिए याद रखना है। द्रव्यमान प्रतिशत दे रहा है या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे रहा है, वो फिर मोल, मोलरता, नॉर्मलता, वो उधर चला जाएगा। उसमें भी मैं आगे आपको क्वेश्चन बहुत कराऊंगा। आप देख रहे होंगे कि जब से चैप्टर स्टार्ट किया है, कम से कम मैं 50 के आसपास पहुंच चुका हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और अभी तक हमारा चौथा ही लेक्चर चलता है। ठीक है, तो अब देखो कि 1 ग्राम एंजाइम दे रखा है, में फेरस कितना है, 0.112% उपस्थित है। तो फेरस के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, अब कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, Fe का द्रव्यमान, Fe का Fe का द्रव्यमान दे रखा है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हाँ भाई, कौन बोल रहे
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई काम आ गया था बीच में। ओके, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब बोला गया है कि फेरस का द्रव्यमान, हमें फेरस के परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो फेरस का द्रव्यमान इज इक्वल्स टू, ठीक है, जब हम प्रतिशत निकालते थे तो कैसे करते थे, फेरस के प्रतिशत इज इक्वल्स टू, जो उसके परमाणु की संख्या मान लो एक्स है, इंटू एफी का भार बटे यौगिक का भार। ओके, यौगिक का भार देख लेते हैं। अब उसी से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब एफी का द्रव्यमान, ठीक है, एफी का द्रव्यमान हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, है ना। तो अब देखो, एक एफी के प्रतिशत कितने दे रखे हैं, 0.112% इज इक्वल्स टू, ये हो गया एफी का भार। यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, एफी का भार कितना होता है 56, और यहाँ पे यौगिक का भार में कितना दे रखा है, एक है, और इधर ये 100 होता है। अब यहीं से हम एक्स को निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू, इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो इसको 10 की पावर बटे 100 करना पड़ेगा, अपॉन ये नीचे आ जाएगा। ओके, और इसी के साथ ये भी आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब देखो, 112 करके 10 की पावर -2, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -4 बटे 56, है ना। और अब अगर 56 में हम डिवाइडेशन देते हैं तो कितना आता है, सर 2 आता है। तो हमारा जो उत्तर आएगा, और ये 3 है, तो सॉरी 3, 10 की पावर -5 आएगा। तो 2Na इंटू 10 की पावर -5, ये किसके, फेरस के परमाणुओं की संख्या, Fe के परमाणु। डरना मत ऐसे क्वेश्चनों से, ठीक है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी चीजें, आपको बस सोचना आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। वैसा ही एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, वेराइटी है, कंटेंट भी ध्यान देना, अच्छी क्वेश्चन है, एक बार खुद से करोगे तो और अच्छे से समझ आएंगे। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे दे रखा है कि 1 लीटर, 1 लीटर जो हमें दिया गया है वायु में, 1 लीटर वायु में, एक भाई कोई भी हमें कंटेनर दिया गया है, ठीक है, मान लो कंटेनर है, वो है एक, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, आयतन, है ना, वॉल्यूम 1 लीटर है, और इसमें 80% जो है वो है N2 उपस्थित है। तो 10 लीटर में, तो N2 का द्रव्यमान 10 लीटर में कितना होगा, वैसा ही एक बहुत बड़ा कंटेनर ले लिया जाए 10 लीटर का, उसमें फिर N2 का क्या होगा, वो फिर इससे कंपैरिजन करके निकालेंगे, ठीक है। तो आप अब देखो, पहले इसको रब कर देते हैं, ये समझाने के लिए बनाया था, इसको नोट मत करना, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, 1 लीटर में N2 कितना है, 80%। तो N2 का आयतन, आयतन, अब देखो, अब क्या करेंगे कि इसको लीटर में ना मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। अब ये परसेंटेज में है तो इसको नॉर्मल करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 800 मिलीलीटर। ये 1 लीटर, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। एक 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 किलो का मतलब ही 1000 होता है, ठीक है। जब कोई दुकान पे जाता है तो बोलता है कि 1 किलो मुझे शक्कर दे दो, गलत है, 1 किलोग्राम मुझे शक्कर।
ठीक है, 1000 ग्राम। अब देखो, अब ये सिर्फ 1 लीटर तक का ही हुआ है। अब हमें 10 लीटर तक का निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 1 लीटर में, 1 लीटर में N2, 1 लीटर में N2 जो है वो कितना है? 8,800 मिलीलीटर, सॉरी। और अगर 10 को ले लेंगे तो कितना हो गया? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें ये तो आयतन मिला है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान पूछा गया है। कोई तो बच्चे तो सिर्फ यहीं तक निकालेंगे और ऑप्शन दिया भी होगा, ए बी सी करके दिया भी होगा, 800 मिलीलीटर, और अपना भाई आंसर दे गया तो बस हाँ हो गया आंसर टक। ऐसा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इससे आगे भी थोड़ा बहुत सोल्व करना है, और आगे सोल्व थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं N2 का द्रव्य। इतना भी सिंपल नहीं है ना, मोल क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है माना। आप सही से करो। अब इसके मोल निकालेंगे तो मोल कैसे निकालते हैं? आयतन में। आयतन में क्या निकालते हैं? जो आयतन दिया होता है बटे मिलीलीटर में। मिलीलीटर में मैंने क्या बताया था? 22,400। 22,400 कैंसल, कैंसल, इंटू में इधर क्या डाल देते हैं? 28। तो सीधा सा उत्तर जाता है 22। जब हम इसका डिवाइडेशन करें, 28 इंटू 28 क्या होता है? जब इसको हम भाग दे देते, सॉरी, यहाँ पे कितना है? 28, क्योंकि उसका भार है, परमाणु भार है। ओके, ये मोल हो गए। ये जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये क्या है? ये है मोल। और मोल से भार को कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल्स टू, ये वेट हमें निकालना है और ये मोलिकुलर वेट दे रखा है। मोलिकुलर वेट कितना है? 14, तो उसको मोल से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, और ये इसका डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, अब देखो, ये गया, दो कट गए। अब देखो, जो 8 है, 8 का अगर 224 में अगर डिवाइडेशन करते हैं तो उत्तर कितना था? 28। ओके, अब अगर इसका डिवाइडेशन किया, ये कटा, ये कटा, तो हमारे पास भार कितना रहेगा? 10 ग्राम। N2 का वेट ऑफ N। ओके, भार से भी हो गया। ओके, परमाणुओं की संख्या भी निकाल के दिखा दी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको परमाणु बता दिए, इसमें भार बता दिया। अब इसमें और भी एक द्रव्यमान का ही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या बोला। ठीक है, कि एक जैव अणु है या एंजाइम है, वृहद अणु या बहुलक में सल्फर का 0.02% द्रव्यमान उपस्थित है। ओके, यदि जैव अणु के एक अणु में सल्फर के 4 परमाणु उपस्थित है तो जैव अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जैव अणु का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या है कि हमें जैव अणु का आणविक द्रव्यमान पता नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, सल्फर दे रखा है तो पहले क्या करेंगे? सल्फर के प्रतिशत, सल्फर के प्रतिशत बटे सल्फर के परमाणु कितने दे रखे हैं? 4, इंटू सल्फर का भार कितना होता है एक अणु का? 32। एक अणु का भार होता है 32। और टोटल हम कितने जो निकालना है वो क्या निकालना है? जैव अणु का भार। जैव अणु का भार हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, और यहाँ पे हम प्रतिशत से देखेंगे। ओके, प्रतिशत यहाँ पे कितना दे रखा है? और सल्फर का प्रतिशत 0.2 दे रखा है। ओके, फॉर्मूले से सीधा हो जाएगा 0.2 अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 32 इंटू 4। अगर यहाँ से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.1, और उसको हम 10⁻⁻² लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्स ही रहेगा। अब एक्स को निकालेंगे तो 32
32, ये 2 बार गया तो ये 64 हो जाएगा। 64, 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आएगा, जो एक्स आएगा वो एक्स, इसको उधर की तरफ ले जाओ, परसेंटेज को नीचे लेके आओ। 32 × 2 64 टू 10⁴ हो जाएगा, वो हमारा आंसर आ गया। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, डरना मत, ठीक है। क्या किया हमने, ज़्यादा ज़्यादा इतना कुछ नहीं किया है कि अ, यहाँ तक तो समझ आ गया ना। अब एस के प्रतिशत निकाल देते हैं, और 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 की बात पावर -2 बटे 100 तो है, उसको भी 10⁻²- कर सकते हैं। इधर कितने, 32 गुणा में 4 बटे एक्स, 2 से 2 को अगर 4 में डिवाइडेशन करेंगे तो 2 आ गया उत्तर। एक्स को इधर भेजा, एक्स, ये 10 को नीचे लेके आए 10 की पावर को, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10⁴, वो उधर चला जाएगा, तो 64 गुणा 10⁴, या फिर उसको 64, 4 जीरो लगा के यूनिट लगा, ये आ गया एक्स, जैव अणु या फिर बृहद अणु में उसका भार आ गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से कोरिलेट करता है। अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एंजाइम में ऑक्सीजन का ये प्रतिशत है, उपस्थित है, एंजाइम का न्यूनतम आणविक द्रव्यमान, वो सेम वाला पीछे वाला ही क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन है उसके प्रतिशत लिखो। ऑक्सीजन के प्रतिशत क्या है, 0.01 है, उसको 10⁻²- बटे 100 करेंगे, उससे अच्छा है कि 1/10⁴ कर दो, ठीक है, एक में उपस्थित है तो उसका नॉर्मल द्रव्यमान होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु एक ही है, एक का भार कितना होता है, 16 बटे इसका आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, एक्स का भार जो हो जाएगा 16/4, या 16 × 10⁴। तो ये इतना हार्ड नहीं है, आप पीछे वाले क्वेश्चन से वापस देख के पूरा कर लेना, लेकिन ये मैंने सोल्व करके भेज दिया है, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रतिशत लिखे, ऑक्सीजन परमाणु, परमाणु लिखे ऑक्सीजन के, एक परमाणु था ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का भार लिखा बटे यौगिक का भार, जो कि हमने एक्स माना है, तो इस एक्स को लेके गए इधर, और इसका प्रतिशत एक्स मान लो, और इसका हम भार एक्स मानते, प्रतिशत वाई मान लेते हैं। वाई प्रतिशत ऑक्सीजन के, वाई प्रतिशत क्या है, ऑक्सीजन के वाई प्रतिशत मान लो, वाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से हमारा उत्तर आसानी से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एवरेज एटॉमिक मास, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, मेरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए दिए गए, मैक्सिमम जो समभारिक तत्व होते हैं, समस्थानिक, सॉरी समभारिक नहीं, समस्थानिक, समस्थानिक तत्वों के लिए दिया जाता है। जो समभारिक होते हैं, वो समभारिकों के लिए क्या होता है कि उनकी अ, जो परमाणु क्रमांक है वो तो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन परमाणु भार सेम होता है, ठीक है। लेकिन समस्थानिक में क्या होता है, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों में क्या होता है कि आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ये परमाणु भार भिन्न है, लेकिन स्थान क्या है, एक ही है। जैसे कि आप क्लोरीन का ही देख दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन 36 आ गया, 35 आ गया, 35.5 आ गया, ये सब किसके है, क्लोरीन के ही समस्थानिक है। और एक ट्रिक दे देता हूँ, एक इसका फॉर्मूला पहले, तो फॉर्मूला क्या है कि मान लो हमें कुछ तत्व दिए गए हैं, जैसे एक है ए परमाणु भार है, उसके प्रतिशत कितने हैं, एक्स है,
A2 परमाणु भार है, और प्रतिशत उसके कितने हैं? N2, N1, ये N2। A3 है, उसका कोई परमाणु भार है, और के प्रतिशत कितने हैं? N3। ऐसे ही करके एक फॉर्मूला बटे 100 कर देना, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक्स बेसिक सी लगा रखी है मैंने, ठीक है, जादू स्पेशल है। न्यूनतम मान और अधिकतम मान के बीच में आता है औसत, ठीक है। औसत का मान किस में आता है? बीच में। अधिकतम और न्यूनतम के बीच आता है औसत, एवरेज। और ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। परमाणु के लिए होता है, अणु अणुओं के लिए मत लगाना, एटॉमिक मास है, ओके। क्योंकि अणु तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, ठीक है। और एक प्रकार के परमाणु से भी मिलकर बनता है। अब देखो, अब आते हैं, और एक और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? स्पेशल नोट से रखना, याद रखना, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए। औसत परमाणु द्रव्यमान हमेशा एक समस्थानिक के आसपास रहता है जिसकी प्रचुरता सर्वाधिक होती है। अब उसी के एग्जाम्पल से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं। लुक, ये एक क्वेश्चन है। वही जो सेकंड वाली लाइन है ना, इसको रिमेम्बर करो। सेकंड वाली जो ये लाइन है, हमेशा एक समस्थानिक के आसपास रहता है जिसकी प्रचुरता सर्वाधिक हो, प्रचुरता। ये तो प्रचुरता वाला देखते हैं। भाई प्रचुरता कहाँ गई? आजा की बटी खा जा। औसत परमाणु भार, ओके। अब देखो, जो 200 है उसकी प्रतिशत 90% है, ओके। जो 202 है वो 2% है, तो इसका तो बहुत नेग्लिजेंस है। 199 वो भी बहुत रेयर है इसकी तुलना में। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? भले हम गुणा कर लो, लेकिन ऐसे ये क्या आएगा? एवरेज। तो दोनों के बीच में है। ये न्यूनतम वाला है, उसके 8% है। अधिकतम वाला है, उसके 2%। जो बीच वाला है, 90%। अब देखो, परसेंटेज निकालो उसके, एक्स के, तो क्या होगा? 200 इंटू 90 बटा 100 प्लस 199, 8 बटा 100 प्लस 202 इंटू 2 बटा 100, ओके। 2 से 2 गया, 180 प्लस में। अब इसका मल्टीप्लीकेशन, 8 हम 72, 7, 8 में 72, 7, 82, 7, 7, 15, 15/100 आ गया 4.2, ओके। 200, 400 कितना होता रहता है? 404/100 कितना आ गया? 4.04। अब इनका आप जोड़ के देखो, 6, 9, 1। 80 के साथ जोड़ो, 180 के साथ 19.96, 96, 9, 9, 199.96, कितना? लगभग 200 के पास ही आ रहा है ना, करेक्ट आंसर, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक प्रकार से देख लो कि जिसका भी, देखो क्वेश्चन क्या देख रखा है, प्रकृति में ऑक्सीजन है, उसके ये सम स्थानीय के, लेकिन भार भिन्न भिन्न है। तो 16, 17, 18 के समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में मिलती है, जिसका परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 15.99, ओके, 16.999, 17.999 यूनिट है, तथा आपेक्षिक प्रचुरता, प्रचुरता सबसे ज्यादा किसकी है? ज्यादा किसकी है? 99.796, लगभग 100%। और इसकी तो बिल्कुल नेग्लिजेंस है, सेकंड वाले की, 16 पॉइंट वाले की, 16.999 वाले की। उसके बाद में क्या आता है? 0.200%, 0.2%, वो किसकी है? 17.99 वाले, ये फिर भी ठीक है। तो क्या होगा?
तो फिर परमाणु जो ऑक्सीजन का औसत आएगा वो क्या आएगा सबसे। देखो अब देखो प्रचुरता देख लेते हैं कि अधिकतम भार प्रचुरता अधिक किसकी है, अधिक प्रचुरता है 99 पॉइंट लगभग 100 के आसपास ही है ना। तो और वो किसकी है 15.95 वाले की, तो उत्तर इसके करीब आएगा। इसके करीब उत्तर कौन सा आ रहा है, ए। ठीक है, इसको आप पूरा सोल्व करना, करना पक्का। ओके, देन नेक्स्ट। अब आते हैं मूलानुपातिक सूत्र वगैरह। ठीक है, मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है। मूलानुपातिक सूत्र ये बताता है कि यह उस यौगिक या सूत्र यह उस यौगिक का सूत्र बता होता है उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु का सबसे सरलतम अनुपात। फॉर उदाहरण जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल जो ये CH2O होता है इसको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला है ना। जो ये फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उसमें एक अपवाद वगैरह आ जाते हैं, वो आप बायोमोलिक्यूल में आगे पढ़ो। तो फिर अगर ये जो CH2O2 है इसका जो अनुपात है ये सरल अनुपात दिखा रहा है कि एक परमाणु हाइड्रोजन का है, दो परमाणु एक परमाणु कार्बन का है, दो परमाणु हाइड्रोजन का है, एक परमाणु ऑक्सीजन का है। ठीक है, अगर इसी को हम अगर डबल टू से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या सूत्र हो जाएगा, जो किसका है ग्लूकोज का। ठीक है, ये जो सूत्र है यहाँ से ये ग्लूकोज का है, तो उसका मूलानुपातिक सूत्र क्या हो गया। क्वेश्चन क्या जो लाइन है हमारी वो क्या बोलती है, उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात है। इससे ज्यादा हम कुछ सरल नहीं कर सकते, एक अनुपात दो अनुपात एक, ये आपके जेनेटिक में भी काम आ जाएगा। ओके, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या है, बहुत मेहनत लगेगा देखना बच्चों। ओके, जो आणविक सूत्र है वो बताता है कि जो आणविक सूत्र सीधी सी बात की किन परमाणु से मिलकर बना होता है। देखो, यह किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या दर्शाता है, मतलब कितने परमाणु किसी अणु में। देखो, जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण अविभाज्य, उसके बाद में क्या आ गया, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं अणु, और अणु आगे मिलकर यौगिक कुछ और चीजें बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड। ओके, संबंध क्या होता है, जो आणविक सूत्र है वो मूलानुपाती सूत्र का n गुना होता है। और ये क्या होती है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, सिंपल सरलतम अनुपात, सरल अनुपात होता है। ओके, और वही अगर n को निकालेंगे तो आणविक भार बटे मूलानुपातिक भार, n का मान ऐसे निकालेंगे। इसी के ऊपर अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है, यदि किसी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र CH2O है तथा उसका आणविक सूत्र ये है, तो मूलानुपातिक भार ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है n का मान। n का मान कैसे निकालेंगे, तो n क्या था, n का ये देखो n क्या था आणविक भार। आणविक भार क्या दे रखा है, आणविक भार 180 दे रखा है। मूलानुपातिक भार क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया 6। और अब देखो आणविक सूत्र के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था, n गुणा मूलानुपातिक सूत्र। मूलानुपातिक सूत्र में क्या ये दे रखा है, मूलानुपातिक सूत्र। मूलानुपातिक सूत्र यहाँ पे लगा दो, n का मान 6, मूलानुपातिक CH2O मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6, यही इसका परमाणु भार भी होता है 180। ठीक है, आणविक सूत्र आ गया।
केरला में माहौल अच्छा हो रखा है अपनी तरफ से, गड़बड़ा गया है। अच्छा अब देखो मूलानुपातिक सूत्र की गणना। Nice. सर नहीं पड़ रहा क्या, नहीं पड़ रहा। बारिश बारिश हो रही। एक देखो कैसे निकाला जाता है मूलानुपातिक सूत्र, कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हमें दिया गया है वो 8% है, और हाइड्रोजन जो दिया गया है वो 20%। अगर ऐसा ना हो, मान लो कार्बन हाइड्रोजन को मिला के 100% नहीं हो रहे हो, तो किसी एक्स को मान के जो इन दोनों के, जैसे कि इसके 80 की जगह 60 ले लो, इसके 20 की जगह 10 ले लो, तो फिर जो 30% होगा ना वो एक्स कंपाउंड। या फिर और भी कुछ हो सकते हैं, 30 में 15-15 का अलग अलग डिवाइडेशन हो सकता है। इसको पहले क्रश कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है 80% और 20%। अब देखो कार्बन की कैसे निकालेंगे, कार्बन कितना है, तो कार्बन का जो प्रतिशत है उसमें बट्टे बाहर दे दो। ठीक है, तो ये 8 572 सिक्स पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है 67 कर दो। ओके, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार कितना 20% है, और भार कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 20। अब इनमें सिंपल डिवाइडेशन करेंगे तो जो 20 में क्या बोलते हैं, 20 में जो हमारा 6.67 का जो भाग जाता है परफेक्ट 3 बार जाता है, ठीक है, एक बार। ये सबसे कम है, जिसका भी कम हो, जैसे कि अब जैसे हमने मूलानुपातिक सूत्र निकाला, जैसे कार्बन का एक्स आ गया और हाइड्रोजन का भी वाई आ गया। हाइड्रोजन का वाई अगर एक्स का कम है तो कम का दोनों में भाग देने के, एक्स बटे एक्स बटे एक्स, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि दो तत्व है, दो तत्व पी और क्यू संयोजित होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। पी का परमाणु द्रव्यमान ये है, ओके, पी का परमाणु द्रव्यमान ये है, और ओ का परमाणु क्यू का परमाणु द्रव्यमान 16 है। यौगिक में पी के प्रतिशत, ठीक है, पी के प्रतिशत 27.3 है। यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा। अब देखो उसको सिंपल से जाली के थ्रू आपको अच्छे से करके बताता हूँ, ठीक है। ये तो जाली सेट करने की सोच। सेट नहीं होता हमारे। पहले तो देखो जो 100% है, 100% में पी कितना है 27.3% है। तो सीधी सी बात है बाकी का कितना बचा, 100 में से 27.3 घटा देंगे तो 70 के लिए 30, 7, 73.7% क्या हो गया, क्यू हो गया। ओके, अब यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, इसका पी का प्रतिशत है 27.3 और क्यू का प्रतिशत है वो है 73.7। अब अगर इनका
जो मूलानुपातिक सूत्र है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? अ, इसमें भाग दे दो, कितना है 12। इसमें भी हम भाग दे देते हैं 73.7 बटे भाग कितने का देंगे? 16 का। अब इसमें देखो सिंपल अनुपात कितने का आ रहा है, जिसकी भी कम संख्या आएगी उसको दोनों में डिवाइडेशन करेंगे। लेट्स सी, इसका भाग करके देखता हूं मैं। ओके, भाग करके देखा तो 27.3 भाग में दे दो 12। इसका जो प्रतिशत आएगा वो आएगा, पेन को हल्का सा पतला कर ले, पेन कलर भी। तो इसका जो आया वो आया 2.27। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पर। क्या क्या है? 73.7 में भाग देना है 16 का, वो आया 4.6। तो इसको लगभग 3 के करीब ही मान लो। अगर इनका हम डिवाइडेशन कर देते सिंपल का, कम किसका है? कम किसका है? पी का। क्यों? पी का कितना है? 2.3 कर दो बटे 2.3, 4.6 बटे 2.3। एक बार आया तो इसका कितना हो गया? एक, इसका दो। सिंपल सा हमारा जो मूलानुपातिक सूत्र क्या आ गया? पी क्यू 2। हमारा करेक्ट आंसर इज डी। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो वो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था ना, वो यहाँ पे काम आएगा। जो मैंने अभी ट्रिक आपको बताई थी, कहाँ गई? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब हम दो परमाणु को ले लेते हैं। ओके, अगर हम जैसे यहाँ पे देखो ए, कि किसी कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण करने पर कार्बन कितना आ रहा है? 54.2%। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो आ रहा है वो आ रहा है 9.2%। ठीक है, द्रव्यमान के रूप में प्राप्त होता है। हुआ। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे होगा? अब देखो, कार्बन, पहले तो सारणी बना के जैसे शेयर कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे हमें दिया गया है कि कार्बन जो है 56.2% है, हाइड्रोजन जो है वो 9.2% है। तो टोटल कितना हो गया? 4, 13, 63.4%। बाकी का कितना बचा? 63 में 40 में से 40, रेड माइनस 36.6 आ गया है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया? शेष बचा ऑक्सीजन ही होगा, 36.6। अब देखो, यहाँ पे देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके प्रतिशत देख लेते हैं। 54.2 हो गया, 9.2 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 36.6। 54.2 बट्टे में कार्बन का भार 12, 9.2 बट्टे हाइड्रोजन का भार 1,
36.6/16। अब देखो 54 में 12, 12 एक बार, बार दो चौक, बार तिया छत्तीस, बार चौक 48। तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा। 54.2 में 12 का भाग दिया, 4.5, कोई 4.5 ही रख। ओके, ये तो 9.2 ही आएगा। ऑक्सीजन पे आते हैं। 36.6 भाग में देंगे 16, कितना आ गया? 2.2। अब सीधी सी आप एक चीज देखो, सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ही करेंगे डिवाइडेशन, डिवाइडेशन किया तो 2.2/2.2 आ गया। एक 9.2/2.2 कितने हो गया? वही करीबन करीब 4 बार जाएगा, 4 बार। और 4.5 में 2.2 का दे दिया तो कितना आएगा? 2 बार। तो हमारा कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का कितना है? 2। हाइड्रोजन का कितना? 4। ऑक्सीजन का तो C4O। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, ऐसे ही ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन घर बैठे आराम से कर सकते हैं, मत से। ओके, जो भी आपको कभी भी लगे कम पैसे किसी भी बुक की, आप आराम से मुझे पूछ सकते हो कि कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, कौन सी पसंद आती है, कौन सी नहीं आती है ना, कौन सी सही है गलत है, जो भी हो, जहाँ पे भी आपको डाउट है बिंदास होके पूछिए। ओके, थोड़ा सा टॉपिक रहा है, वो होता है कि नहीं होता है देखो। अब आते हैं गैस का घनत्व। इससे पहले थोड़ी सी बातें आपको बतानी थी यहीं पे। ओके, गैस का घनत्व, मूलानुपाती सूत्र वगैरह सबसे मिलान करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी है, वो कल में जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो करवा दूंगा। ओके, अब आते हैं घनत्व पर। घनत्व दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है निरपेक्ष, एक तो होता है सापेक्ष। ठीक है? निरपेक्ष और सापेक्ष। जो निरपेक्ष होता है उसमें भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हम सीधा सा देख लेते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, ये किसके लिए हो गया? सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए। गैस के लिए क्या होगा? गैस के लिए क्या होगा? गैस के लिए निकालो भाई, पूरे का निकालिए। गैस के लिए, गैस के लिए निकालते हैं, चलो। गैस के लिए एक आदर्श गैस समीकरण लगता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो पी को यही रहने दो, एन को क्या लग सकते हैं? द्रव्यमान बटे, ये मोल हो गया आर टी। इस पी को नीचे लेके चले जाओ। अब देखो, ऐसे लेके जाएंगे तो जो ये दोनों है, डब्ल्यू बाई वी, ये तो डी हो गया ना एक प्रकार से। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी को डी लिख दिया, एम हो गया, और ये आर टी हो गया। तो यहाँ से जो घनत्व आएगा, P इज इक्वल टू पी एम बाई डी टी करके निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, और एक और बात, अब आते हैं सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व में क्या होगा? ये जो डी होगा, इसमें ये जो डी होगा वो एक तो
पदार्थ का घनत्व सापेक्षिक है ना, तो ये यूनिट लेस होगी सापेक्ष में, क्योंकि दोनों पदार्थों के घनत्व से तुलना की जाती है तो कट जाते हैं। पदार्थ का घनत्व बट्टे में क्या होगा, सापेक्षिक, जिस पदार्थ से हमें तुलना करनी है उसका घनत्व। ओके, यूनिट लेस होता है। और इसके लिए क्या करते हैं, केस फर्स्ट। सामान्य पदार्थ का 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है। जल का, थोड़ा सा सेपरेट। जल का घनत्व। ओके। और जो सापेक्षिक घनत्व है उसी को क्या बोला जाता है, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व बोला जाता है। अब केस आ जाते हैं हम दो पर, काम करते हैं केस का। हाँ, केस दो। मैं सोच रहा था केस लिखने के लिए कलर चेंज कर लेता, चलो राइटिंग में बदलाव कर। जो सापेक्षिक घनत्व है उसको वाष्प घनत्व भी, वाष्प घनत्व भी बोला जाता है। इसको हम शॉर्ट में वीडी भी कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है कि जो वाष्प घनत्व है ये क्या है, गैस का घनत्व। ये भी एक प्रकार का सापेक्षिक है ना, गैस का घनत्व भट्टे में तो समान एसटीपी पर, एसटीपी पर H2 गैस का H2 गैस का घनत्व। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, एक ही क्वेश्चन होगा, एक दो है, मैं कुछ एग्जांपल करवा दूंगा इसी से। अब मान लेते हैं जो वीडी है, वीडी के लिए कलर का थोड़ा डार्क वाला जो पतला है ना, समझ में पढ़ने में नहीं आएगा। ओके, तो डी गैस है बट्टे डी H2। अब इनका क्या करेंगे, वही आदर्श गैस समीकरण से Pm अपॉन RT, ये गैस का है। यहाँ पे क्या हो गया, PmH2 बटे RT, RT से RT कैंसल, P से P कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ गया, M गैस बटे M, H2 का भार एक का कितना होगा, एक, दो है, H2 है तो दो हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये गैस है, ठीक है, वाष्प घनत्व, डेंसिटी एंड डेंसिटी एंड जो गैस का द्रव्यमान होता है उसमें संबंध आ गया। ओके,
ठीक है, ये समझ आ गया। ये देखो, गैस और गैस घनत्व में आणविक संबंध देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या बोला गया है, एमडी गैस है, घनत्व आयतन है, गैस का आणविक द्रव्यमान है, भी घनत्व है। ये गैस और घनत्व में संबंध आ गया। इसी के साथ वाष्प घनत्व, गैस के निश्चित आयतन का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के समान आयतन का द्रव्यमान। ओके, आणविक द्रव्यमान वही मैंने क्या बताया था, वी टी इज इक्वल्स टू एम गैस अपॉन टू। तो वहीं से अब अगर हम गैस का द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू वी डी। यहीं इसी एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक सी ओ एक्स है का वाष्प घनत्व है, एक्स का मान बताइए। वाष्प घनत्व 70 है, इसका मतलब क्या है, वी डी इज इक्वल्स टू एम बाई 2। अब वी डी क्या है, वाष्प घनत्व 70 आ गया, और एम का मान हमें एक्स का निकालना है। एम रखो बटा में, और जो ये है, एक कार्बन का कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, 28 है। और इससे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 टू एक्स बटे 2, ये कितना हो गया, 140 एक्स बटे 28, 1/2। ठीक है, तो 10/2 इक्वल्स टू एक्स, कट हो गया। एक्स का मान कितना है, 5। तो आप देख लो, 28 × 5 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट इनका वेट अगर यहाँ से निकाले, वी डी 70 है, वेट एम है, बटे 2 है, तो एम का मान कितना आ गया, 140। देख लो आप उत्तर निकाल के, कलर चेंज कर लो। 28 × 5, 8 × 15, 40, 4, 20, 10 और 1 14। ओके, अब जो हम अ, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करते हैं, स्ट्राइक्योमेट्रिक, ठीक है। तो स्ट्राइक्योमेट्री के लिए मुझे कुछ बेसिक चीजें आपको समझानी है, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे, ठीक है। उससे पहले भी एक टॉपिक आता है, लेसमार्ट संख्या। आएगा तो नहीं, आउट ऑफ है थोड़ा, बट देखो, लेसमार्ट संख्या, लेसमार्ट संख्या जो है वो क्या कहते हैं कि 1 ml में एसटीपी पर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वो कैसे निकाली जाती है। 1 ml हो गया, 22,400 इंटू एन, है ना। और जो एक एवोग्राम होता है, वो किसके बराबर होता है, 1/6.2 10⁻23 ग्राम के बराबर होता है। और एक ही एवोग्राम को क्या कहा जाता है, एक डाल्टन, या फिर एक एमयू, या फिर 1.67 10⁻, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्राइक्योमेट्री पर।
रश्मिकरण मितिगर, और उससे रिलेटेड अपने बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो बहुत सारे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आज सारे टॉपिक है दिए ज़्यादातर, कि हमें मैक्सिमम 3-4 क्लासें और लगा के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक में आपके मौजूदा सांद्रता हो जाएगी, एक लास्ट वाले में आपके प्रीवियस क्वेश्चन के मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसी में कुछ कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स है, जो मतलब गैसीय अवस्था हो या फिर वो जो थर्मोडाइनमिक्स से अगर कनेक्ट करते हो, वहां से जितने भी होंगे मैं लाके कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं रश्मिकरण विधि को स्टार्ट करते हैं। था भी नहीं जा रहा है। रश्मिकरण विधि ये क्या कहती है वो सुनो। ये कहती है कि अभिक्रियाओं से संबंधित अभिक्रियाओं से संबंधित मात्रात्मक अध्ययन को ठीक है अध्ययन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2H2 रिएक्ट करके बताते बनाते NH3, लेकिन ये अभी संतुलित नहीं। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे N2 है तो इधर भी N2 होने चाहिए, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 3 6, 2 × 6, 2 × 3 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये अभिक्रिया हो गई है संतुलित, कि ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित। संतुलित रिएक्शन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ये आगे जो इनके ये नाइट्रोजन का एक परमाणु, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के 3 परमाणु, दो परमाणु, ये हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन N2 गैस के एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 है, H2 के, NH3 के 2 है। तो ये 1 3 2 ये आ रहे हैं ना, ये क्या है, रस समीकरण में थी गुणांक। रस समीकरण में थी गुणांक कहा जाता है इन्हीं को, और इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, आगे के जितने भी हमारे जो क्वेश्चन सोल्व करने के जो सिंपल से सिंपल मेथड होंगे, वो हम इन्हीं से निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल N2 ले लो, एक है, ये 3 है तो इसके 3 हो गए, इसके 2 मोल है, तो ये सब
स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बस समीकरण विधि कोफिशिएंट है। ओके, अब आप देखो, इन्हीं से सारी चीजें निकालेंगे। जैसे कि इन्हीं से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, एक अणु निकाल सकते हैं, आयतन, तरीके सब बताऊंगा, रुको, और दाब। ठीक है, अब देखो, मोल में लिखेंगे तो मोल कितने हैं, एक मोल, तीन मोल, है ना। जैसे मान लेते हैं, जो ये मोल है, मानो कि फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, एक, तीन, दो, वही अणु भी एक, तीन, दो, आयतन को भी हम इसी अनुपात में दो, दाब को भी। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो बताता हूँ। पहले क्या करना है, ये कुछ सही नहीं लिखा है ना, इसको हटा दें। अब जो क्वेश्चन सोल्व करना है, सोल्व करने के स्टेप्स देखो। ठीक है, पहले क्या करो, कोई भी अभिक्रिया लिखी हुई है, अभिक्रिया को रिएक्शन ही रखो, उसको पहले संतुलित करो। ठीक है, कि कहाँ पे दो आ रहा है, कहाँ पे तीन आ रहा है, कितने परमाणु किसके हैं, दोनों तरफ। उसके बाद में सीमांत अभिकर्मक निकालो। सीमांत अभिकर्मक कौन होता है, जो पहले खत्म हो जाए, जिसका मान आए। ओके, तीसरे पे क्या करो, कि जो लीस्ट काउंट है, सीमांत अभिकर्मक को एलआर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है एलआर की मदद से उत्पाद की गणना फॉर द एग्जाम्पल। पूरा दो के लिए रोटी बना। ओके, देखो, जो एलआर है लीस्ट काउंट है, या फिर सीमांत अभिकर्मक है, उसकी परिभाषा लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि वह अभिक्रिया जो, सॉरी, वह
अभिकारक जो अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म होता। ओके। और जो ई आर है, ई आर मतलब एक्सिस, आधिक्य वाला, आधिक्य अभिक्रमक, वो क्या होता है कि जो अभिक्रिया में शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल हमने क्या किया कि एक रिएक्शन लिखी, N2 3H2 2NH3 में प्राप्त हुआ 1 3 2। माना कि N2 का भी N मोल है, इसके भी N मोल है, N मोल इसका हमें X ज्ञात करना है। ठीक है, मोल, इसके मोल में प्राप्त नहीं है। तो क्या होगा कि स्टोइकोमेट्री का डिवाइडेशन क्या है, N/3 X/2। तो अब इन दोनों में से कम किसका है, एक तो N में 1 का भाग जा रहा है और एक N में 3 का भाग जा रहा है, तो कम सीधी सी बात है, कि N/3 वाला ही होगा। तो उसको क्या करते हैं, इसके बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, N/3 को X/2 के बराबर कर देते हैं और यहीं से X का मान क्या आ जाएगा, 2N/3। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी की तरह का एक क्वेश्चन अभी आपको दिया गया है, तो अभी आपको मैं सोल्व करके देता हूँ। वेट फॉर अ मिनट। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा खुद का लिखा हुआ है और हिंदी में इसको कन्वर्ट करने में मेरी हालत खराब हो गई, सच बताओ। कभी क्या गड़बड़ हो रहा था, कभी क्या। आप देखो यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ठीक है, देखो एक अभिक्रिया में 100 ml CO और 100 ही ml O2 क्रिया करके CO2 को उत्पाद के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो CO2 वह शेष बची गैस का आयतन ज्ञात करो। ओके, कैसे ज्ञात करना है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, चलो कोई ना। तो अब पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। CO O2 CO2 बन गया। अब ये पहली बार तो ये संतुलित नहीं है, तो फिर पहले तो इसे संतुलित करना पड़ेगा, जो हमारी क्वेश्चन की प्रिंसिपल होती है। पहले रिएक्शन को संतुलित करो फिर समाप्त करो। पहले हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं। तो कार्बन के परमाणु एक है, ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो कार्बन के अणु 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे हो गए। ऑक्सीजन के 2 2 4, इधर भी 2 2 4। ओके, अब क्या होगा, स्टाइकोमेट्री क्या बोलते हैं, रस समीकरण में थी गुणांक 2 2 1 2। ठीक है, अब इसका भी 100 ml है, इसका भी 100 ml है, इसका हमें ज्ञात करना है। तो 100/2 एंड 100/1 एंड V/2। अब हम अगर देखेंगे, ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 50 ml और ये कितना आ गया, 100। कम किसका है, सीयू का। सीयू का कितना है, सीयू का कितना है 50 ml। तो V/2 इजिकल्स 50, क्योंकि हमें ये LR आ गया, LR के बराबर करना है ml। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो V का मान कितना आ गया, 100 ml। और 100 ml किसका आया है, VO2 का। ठीक है, 50% O2 भी खर्च हुई। क्या बोला गया है, तो CO2 का व शेष बची गैस का आयतन होगा। 50% तो ये भी खर्च हुई ना, तो CO2 का आयतन कितना आ गया, 100। शेष बची गैस, 100 में से 50 घटा दो, ऑक्सीजन की थी 100, उसमें से 50 निकल गई, कितना रहा 50। आंसर क्या हो गया हमारा, सी, सॉरी बी, 100 और 50, आंसर
डी करेक्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही जो हमारी कहानी थी। तो इसके बेस्ड में कल परसों और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको सेंड करूँगा। तब तक दबा के मेहनत कीजिए, क्वेश्चन कीजिए तब बहुत ज़्यादा। ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ये आपको क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री आप कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा पढ़ने से ठीक है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद में अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है, तो फिर कोई फायदा नहीं। ये चीज़ आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगी हर फील्ड, नॉट अबाउट इट। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, बी हैप्पी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, खास करके हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का हूँ। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी, तो ये सब चीज़ें आपको ना करनी पड़े, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से उलझता था। सच बात ये है, आप ना उलझो, दैट्स इट। यही मेरा टारगेट है, और बाकी अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके बच्चों, गुड नाइट।